हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विन द नेक्स्ट। दिस इज भवानी सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड किसको कहेंगे? तटरक्षक जो बल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तटरक्षक बल। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो वैकेंसी के लिए जो पोस्ट निकली है आपके सामने, वो निकली है एक तो यांत्रिक की और एक नाविक की। CGEPT 01 यानी कि जनवरी 2023 बैच के लिए पोस्ट निकली है और यांत्रिक की पोस्ट है कि इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जामिनेशंस कितने और कब कब लिए जाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, उसमें आज डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देखने को मिले। साथियों, हम बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड कौन होते हैं? जो कि तटरक्षक बल होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तटरक्षक बल, यांत्रिक नाविक की ये पोस्ट निकली है। तो इसके लिए कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो आपको बता दें, इसके लिए ओनली केवल और केवल मेल कैंडिडेट वो ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फीमेल के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके सामने जो वेबसाइट है वो ये है कि joinindiancoastguard.cdac.in पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? तो 8 सितंबर 2022, 8 सितंबर 2022 से एप्लीकेशन आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। वहीं पे एप्लीकेशन जो भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 सितंबर 2022, 22 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे मिनिमम एज की बात की जाए कि मिनिमम एज कितनी रहेगी, कितनी उम्र वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और अधिकतम एज क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है, एज रिलैक्सेशन क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मिनिमम एज आपके सामने है वो 18 वर्ष है, यानी कि अगर आप 18 वर्ष आपने पूर्ण कर ली है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ बता दें, मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें उम्र सीमा है, एज क्राइटेरिया है वो 22 ईयर्स है, यानी कि 22 साल के जो एप्लीकेंट है मैक्सिमम वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है उसकी बात कर ली जाए तो एज रिलैक्सेशन के अंदर जो अपर एज लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, अपर एज लिमिट अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो, अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म अपन ने फिलअप किया 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 के बीच हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। तो फिलअप करने की जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी? जनरल, OBC और EWS, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के हो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के हो, तो आपको 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी के हो यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी के हो, तो आपको कुछ भी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी उसके अंदर वैकेंसी है, यानी कि कितने पदों पर भर्ती की जाएगी उसकी हम बात करेंगे। तो पोस्ट का जो नाम है, वो पोस्ट का नाम आपके सामने है, वो है नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी यानी कि GD जिसको अपन कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि GD वैकेंसी जो होती है उसकी हम बात करें कि जनरल कैटेगरी के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर 87 पोस्ट निकली है। कितनी पोस्ट निकली है? जनरल कैटेगरी के अंदर 87 पोस्ट निकली है। वहीं पे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 23 पोस्ट निकली है जो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं तो 48 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 32 पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप SC कैटेगरी के हो तो 35 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे टोटल पोस्ट जो निकली है वो 225 यानी कि 225 पोस्ट टोटल निकली है।
किसके अंदर निकली है, तो ये निकली है नाविक। नाविक जो कि जनरल ड्यूटी है, उसके अंदर ये टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 225। तो कैटेगरी वाइज मैंने नाविक जनरल ड्यूटी पोस्ट के बारे में, वैकेंसी जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो बताना चाहूँगा आपको वो है कि नाविक, नाविक जो कि डोमेस्टिक ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर जनरल अगर कैटेगरी के हो तो आपके सामने 16 पोस्ट निकली है। कितनी पोस्ट निकली है? जनरल ड्यूटी नाविक के अंदर 16 पोस्ट निकली है जनरल के अंदर। वहीं पे 5 पोस्ट आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगी, 10 पोस्ट आपको ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में देखने को मिलेगी, 6 पोस्ट एसटी के अंदर और 3 पोस्ट एससी के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल मिलाकर के 40 पोस्ट आपको देखने को इसमें मिलेगी, यानी कि 40 पोस्ट टोटल मिलाकर के हैं। आगे हम बात करें कि यांत्रिक की, ये हुई आपके सामने नाविक पोस्ट के बारे में कि नाविकों की कितनी कितनी भर्तियां निकल रही हैं। वहीं पे यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक के अंदर मैकेनिकल अगर आप हो, मैकेनिकल के अंदर हो तो मैकेनिकल के अंदर जनरल के अंदर 5 पोस्ट निकली है, ईडब्ल्यूएस में 1 निकली है, वहीं पे ओबीसी में 7 पोस्ट निकली है, एसटी में इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और जो एससी है उसके अंदर 3 पोस्ट निकली है। टोटल मिलाकर के 16 पोस्ट आपके सामने निकली है। वहीं नेक्स्ट बात की जाए कि यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के अंदर कितनी पोस्ट निकली है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर देखा जाए तो इसके लिए 3 पोस्ट आपको जनरल में यूआर में देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में इसमें व्हीकल सेक्शन में कोई पोस्ट नहीं है। 3 पोस्ट आपको ओबीसी में देखने को मिलेगी, 1 पोस्ट एसटी के अंदर, 3 पोस्ट एससी के अंदर, और टोटल मिलाकर के 10 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और वो है इस इलेक्ट्रिकल के अंदर, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। वहीं पे यांत्रिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 पोस्ट जनरल के अंदर यूआर के अंदर, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी के अंदर बात की जाए तो 2 पोस्ट निकली है, वहीं पे एसटी के अंदर बात की जाए तो 1 पोस्ट निकली है, एससी के अंदर बात की जाए तो 2 पोस्ट निकली है। टोटल मिलाकर के आपको देखने को मिलेगी 9 पोस्टें। तो इस प्रकार से आपके सामने नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच की, और यांत्रिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कितनी कितनी पोस्ट आपके सामने निकली है मैंने आपको इसमें बताया। अब बताना चाहूँगा कि कितनी आपको सैलरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने नाविक के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो नाविक के लिए आपके सामने जो सैलरी रहेगी वो रहेगी लेवल 3 की, और 21,700 रुपये सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप नाविक चाहे जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक जो ब्रांच है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो लेवल 3 की पोस्ट है और 21,700 रुपये आपको पेमेंट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप यांत्रिक चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपके सामने इलेक्ट्रिकल हो, इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगी लेवल नंबर 5, यानी कि 29,200 रुपये आपको पेमेंट देखने को इसमें मिलेगी, 29,200। आगे हम बात करना चाहेंगे कि इसके अंदर एग्जामिनेशंस कितने लिए जाएंगे और कब कब लिए जाएंगे। तो कैडर वाइज हम आपको बता दें, अगर आप नाविक जीडी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप, या फिर नाविक डोमेस्टिक जो ब्रांच है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, या फिर यांत्रिक चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फर्स्ट स्टेज का जो फॉर्म एग्जामिनेशन होगा, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर 2022 में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे स्टेज नंबर जो सेकंड है उसके लिए आपको जनवरी 2023 में एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे। वहीं पे स्टेज थर्ड के लिए आपको मई 2023 में एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 3 स्टेज में आपके एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। नाविक हो चाहे यांत्रिक हो, उन पोस्ट के लिए एक तो आपका नवंबर में, दूसरा आपका सेकंड स्टेज होगा आपका जनवरी में 23 में, और जो थर्ड स्टेज है वो मई 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास में 10+2 होनी चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट उसको आप कह सकते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ में, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास में 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि नाविक अगर डोमेस्टिक ब्रांच का है, मैंने बात करी थी नाविक जनरल ड्यूटी के लिए तो इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स ज़रूरी है और 10+2 ज़रूरी है। लेकिन अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें
तो इसमें आपको सामने सिर्फ 10th क्लास है या फिर मैट्रिकुलेशन है, पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे 10th हो 12th हो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको पास आउट होना ज़रूरी है। वहीं पे अगर बात की जाए कि यांत्रिक जो मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इन तीनों के लिए आपके पास में कम से कम 10th या मैट्रिकुलेशन आपको पास होना है और साथ ही साथ आपके पास में 2 या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। AICTE इसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जो डिप्लोमा होना चाहिए वो 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन किस किस कैटेगरी के अंदर आपको डिप्लोमा मांगा गया है? अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपके सामने डिप्लोमा क्या क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरना है, जो कि यांत्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल में फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि पावर सिस्टम के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी आपके पास में नहीं है तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ये नहीं हो तो आपके पास में केवल इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल जो कंट्रोल है उसके अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी नहीं है आपके पास में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में डिप्लोमा होना चाहिए। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि यांत्रिक पोस्ट निकली है उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। वहीं पे नेक्स्ट बात की जाए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, इसके अंदर किस किस में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए? तो मैरीन इंजीनियरिंग या मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम के अंदर, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन है उसके अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑटोमोबाइल के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के अंदर। शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में इनमें से किसी भी में अगर डिप्लोमा है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर एंड इंजीनियरिंग के यानी कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनमें से कर रखा है तो आप यांत्रिक के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हो। यांत्रिक में फॉर्म फिलअप करना मैकेनिकल के लिए एलिजिबल होने के लिए तो आपको इनमें से किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो यांत्रिक है उनके अंदर फॉर्म फिलअप करना है तो आपको आपके पास में इनमें से किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा कि आपके सामने 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। कितने सेक्शंस देखने को मिलेंगे आपके सामने? 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात बता दी जाए कि सेक्शन नंबर 1 होगा आपके सामने, सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स के क्वेश्चंस होंगे। और ये इसके अंदर जो आपके पास में पेपर होगा वो मैथमेटिक्स के, साइंस के सवाल होंगे और साथ साथ इंग्लिश के सवाल होंगे, रीजनिंग के सवाल होंगे और जनरल नॉलेज के सवाल देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने जनरल EWS या OBC में हो तो 30 नंबर आपके आने चाहिए, वहीं SC ST के अंदर हो तो आपको 27 आपके मार्क्स होने चाहिए।
वहीं पे सिलेबस की बात करें तो ये केवल 10th लेवल के एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेक्शन नंबर फर्स्ट होगा। सेक्शन नंबर सेकंड की बात की जाए तो इसमें देखिए 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू आपके जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। कम से कम 20 जो मार्क्स हैं वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी के लिए 17 है, और इसके लिए जो सिलेबस होगा वो 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के होंगे। थर्ड बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, तो इसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होंगे, और इसके अंदर ओबीसी में कम से कम 20 और एससी एसटी के अंदर 17 जो है इसमें मार्क्स लाने होंगे, और ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस होगा और उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और 30 इसमें मिनट टाइम मिलेगा। ये भी अकॉर्डिंग टू इसके जो क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार होंगे। कम से कम 20 मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लाने होंगे, वहीं एससी एसटी को 17 मार्क्स लाने होंगे। पांचवा स्टेज होगा आपके सामने, पांचवा स्टेज होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 इसमें आपको नंबर लाने होंगे, और ये भी अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कम से कम ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए 20 मार्क्स लाने होंगे और 17 मार्क्स जो है एससी एसटी के लिए लाने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट को 17 मार्क्स और अदरवाइज 20 मार्क्स लाने होंगे। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से कितने कितने टोटल मिलाकर के 5 एग्जामिनेशंस हुए। इन 5 एग्जामिनेशंस में से जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि जो आपके सामने नाविक की जो जनरल ड्यूटी है, इस नाविक की जनरल ड्यूटी है, इसमें आपको सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड के एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। केवल फर्स्ट एंड सेकंड के एग्जामिनेशंस नाविक जनरल ड्यूटी के लिए होंगे। वहीं पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो इसमें केवल एक एग्जाम होगा, और वो होगा सेक्शन फर्स्ट का, केवल सेक्शन फर्स्ट का एग्जाम होगा। वहीं पे यांत्रिक जो मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल के अंदर आपके पास में फर्स्ट एंड फिफ्थ इस नंबर के सेक्शन के एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड के एग्जामिनेशंस आपके सामने लिए जाएंगे। यांत्रिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट एंड फोर आपको इसमें एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड फोर। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन फर्स्ट केवल डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है, फर्स्ट एंड 5 जो है मैकेनिकल ब्रांच के लिए यांत्रिक के अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, और फर्स्ट एंड 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशंस होने के बाद में जब आप पास आउट होंगे तो आपके सामने फिजिकल जो टेस्ट लिया जाएगा, और फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी हाइट रहनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपके सामने जो प्लस माइनस है वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रन करनी होगी, यानी कि दौड़ लगानी होगी, जो कि मात्र 7 मिनट में आपको लगानी होगी। 7 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। वहीं पे 20 स्क्वेट यानी कि उठक बैठक लगाना होगा आपको 20 टाइम्स, और वहीं पे 10 पुशअप भी आपको लगाने होंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तटरक्षक जो बल है उसके रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको आज डिटेल से बताया है। उम्मीद करता हूं कि आज की बताई गई वैकेंसी डिटेल आपको काफ़ी लाभदायक रही होगी। अगर आपने चैनल पर मेरे फर्स्ट बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।